हाँ जी, तो अपन एथिक्स पढ़ रहे हैं और एथिक्स में हमने पिछली क्लास में इस बात पर चर्चा करी थी और मैंने आपको कुछ प्रश्न लिखवा करके गया था और बोला था आप ढूंढा ढांडी करो और पता करो, ठीक है, कि एथिक्स और मानव, ठीक है, इन दोनों की आपस में क्या जरूरतें हैं जिसके कारण इन दोनों को आपस में जुड़ना पड़ रहा है। मैं इसी तरीके की बात करके गया था। लास्ट क्लास में हमने 5 प्रश्न लिखे थे और 5 प्रश्नों को लिखने के बाद, जानने के बाद, नहीं, लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद अब हम उनको जानना चालू करेंगे। जानने के बाद हम उनको समझ पाएंगे और समझने के बाद हम उनको, फिर उसके बाद हम उसको जब समझ जाएंगे, जानने के बाद हम समझ लेंगे और जब समझ जाएंगे तो हम उसको उपयोग कर पाएंगे कि उसके द्वारा या इन प्रश्नों के द्वारा, ठीक है, हम यूपीएससी के पेपर में आने वाले प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। बात स्पष्ट है? तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न था हम सीधे उस पर आते हैं। बीच में जो हमारी कहानी थी वो सारी कहानी हम पिछले पहली क्लास से लेकर के 15-16 क्लास जितनी भी हुई हैं उन क्लासों में समझ लिए हैं, ठीक है। अब उनको समझने के बाद ही आप इस क्लास को देखोगे तो ये आपको स्पष्ट होगी। क्लियर? आगे बढ़ो। तो हमारा जो पहला प्रश्न था, जो यूनिट 1 दी हुई है हमारी विषय में, क्योंकि अब हम सिलेबस में आ गए हैं, यूनिट 1 दी है सोशियोलॉजी एंड, बोलो, ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरफेस जो हमारी पहली यूनिट दी हुई है। इस यूनिट को जब हम देखेंगे तो इसमें हमने पहला प्रश्न बनाया था और पहला प्रश्न हमने बनाने के बाद उसको अब हल करना है, उसको समझना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था? नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है, और मानव, ये दोनों एक दूसरे से क्यों और कैसे, क्यों और कैसे जुड़े हैं, ठीक है, यही हमारा प्रश्न था। पहला जो प्रश्न था वो यही था, नीति शास्त्र और मानव जो है वो एक दूसरे से कैसे और क्यों जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हालांकि मैंने, अगर देखोगे तो उसको लिखवाया थोड़ा साहित्यिक ढंग से, नीति शास्त्र और मानव सह संबंध का आपस में क्यों और किस तरीके का, कैसे संबंध स्थापित होता है, इस तरीके का मैंने कुछ लिखवाया है उसको, ठीक है, ध्यान दो। तो जब भी हम किसी भी चीज का किसी अन्य चीज के साथ, ठीक है, जुड़ाव, व्यवहार या संबंध बताते हैं, जुड़ाव, व्यवहार या संबंध बताते हैं, तो उसमें कुछ एक कॉमन सी चीजें होती हैं जिनके कारण हम उस संबंध को बनाते हैं या उस संबंध में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बात स्पष्ट हो रही है? या हम उससे व्यवहार रखना चाहते हैं, व्यवहार रख पाते हैं। वो कॉमन चीज क्या है? तो वो कॉमन चीज है हमारी जरूरत, हमारा लाभ, ठीक है। शुरुआती दौर से ये जरूरत और ये लाभ जो है ना, उस ही ने समाज को आज खड़ा किया है और ये जरूरत और इस लाभ के कारण ही समाज जो है, ठीक है, जिसको हम सिस्टम भी कहते हैं, वो चल रहा है। हर व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई जरूरत है और इसी जरूरत की पूर्ति के लिए वो उसका साथ देता है, उसका आप कह लो कि पार्टनर होता है, उसका मित्र होता है, उसका सहयोगी होता है, ठीक है, बात क्लियर, कलीग होता है, जो भी आपका विचार दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, वो सारी चीजें मामला काय का है, जरूरत का और लाभ का। तो ऐसे ही नीति शास्त्र जो है और मानव, ऐसा ही कुछ रहा है कि मानव को नीति शास्त्र की जरूरत पड़ी और नीति शास्त्र को मानव की जरूरत पड़ी। यानी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं नीति शास्त्र के पास जिनकी आवश्यकता मानव को है, और है इसलिए मानव नीति शास्त्र को खोजता हुआ आया। बात क्लियर हो रही है? अब जब खोजता हुआ आ ही गया है तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं और क्यों हैं और कैसे हैं, ठीक है। क्यों है और कैसे है, मतलब ये स्पष्ट होना चाहिए हमें कि नीति शास्त्र ऐसे कौन से विशेष कार्य कर रहा है
नीति शास्त्र ऐसी कौन सी विशेष वस्तुओं को, चीजों को, या किसी विशेष नीतियों को, नियमों को, सिद्धांतों को लेकर के बैठा है अपनी झोली में, ठीक है, कि मनुष्य को उसके पास आना ही पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है नीति शास्त्र के पास। क्योंकि चाहे आप देश का जुड़ाव देख लो, दो देशों का जुड़ाव देख लो, कोई एक गरीब देश किसी अमीर देश के पास क्यों जाता है? पैसा। भाई जिसके पास अगर मान लो कृषि बहुत ज्यादा है तो उसके पास कम कृषि वाला देश क्यों आता है? ताकि वो क्या, अधिक देश जहां पे ज्यादा उत्पादन है उससे कुछ अपना उत्पादन वृद्धि कर सके। क्लियर सी बात है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सके। आज पूरी दुनिया जो है वो इन्हीं जरूरतों के आधार पर जुड़ी है। मतलब हर देश कहीं ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं। आज भारत है हमारा, तो हमारे देश में आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों की विशेष नजर हमारे देश पर है। ठीक है, अगर उसको ढंग से समझोगे ना, जियोपॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो आप समझ पाओगे। सरकार विपक्ष के विचारों को छोड़ करके भी समझ पाओगे कि हमारे देश के पास कुछ बहुमूल्य चीजें हैं। सबसे बहुमूल्य चीज तो हमारे पास जो है वो ह्यूमन पावर है, मानव शक्ति। वो बात अलग है कि हमारे यहां पे मानव जो है, ठीक है, वो काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, काम नहीं करना चाह रहा और फिर खुद को बेरोजगार बोलता है। अभी रिपोर्ट जो आई है, अगर उनको ढंग से एनालाइज करोगे तो पता कर पाओगे कि क्यों काम नहीं करना चाह रहा। मैं सारी चीजों पर विस्तृत चर्चा करूंगा, वो रिपोर्टें भी बताऊंगा, लेकिन वो इस सब्जेक्ट का मैटर नहीं है। वो जिस सब्जेक्ट का मैटर है मैं उस पर विशेष चर्चा भी कर दूंगा। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे कि क्यों मनुष्य आज भारत में, ठीक है, बेरोजगारी तो है, ठीक है, पर निकम्मापन ज्यादा है। ठीक है, बेरोजगारी तो पर्याप्त है, लेकिन बेरोजगारी से अधिक निकम्मापन आ गया है। हम आसान माध्यम का चुनाव करना चाह रहे हैं, उसके कारण वो सारी चीजें हैं, वो सारी घटनाएं जो हैं, वो यूपीएससी का ही हिस्सा है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, हम उसको पढ़ेंगे जब समझेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो अभी हम क्या करें, अभी हम इसकी कुछ ऐसे काम, कुछ विशेष काम, कुछ विशेषताएं पता कर लें जो मनुष्य को मजबूर कर रही है या लालच दे रही है कि मनुष्य नीति शास्त्र के पास आए। क्लियर हो रहा है? तो चलो भैया इसके काम पता करते हैं। कोई बात नहीं है, जो भी है वो करना तो पड़ेगा। चलो तो पता करते हैं। तो जब हम नीति शास्त्र के नजरिए को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और नीति शास्त्र का जो पूरा नजरिया है वो सिचुएशन बेस्ड है, परिस्थिति अनुसार है। जो इस नीति शास्त्र को, मतलब मानव ही स्वाभाविक सी बात है, जिस नजरिए से देखेगा, जिन परिस्थितियों में देखेगा, नीति शास्त्र उसको उस तरीके का आचरण करके बताएगा, या उसके आचरण का मूल्यांकन उस तरीके से करके बताएगा। सीधी सी बात है। अगर आप समझो बात को, बहुत क्लियर सी बात है, आप बॉर्डर पे खड़े हो, मतलब आप देश के सैनिक हो, देश के सैनिक हो, और देश के सैनिक जब आप हो, और मान लो पड़ोसी मुल्क से आक्रमण हुआ है, ठीक है, तो आप पड़ोसी मुल्क को सीधी गोली मार दोगे। ठीक है, तब आपके अंदर जो बोलोगे ना, हमारे अंदर, फिर यहां हमारे देश के अंदर बैठ करके जो लोग बोलते हैं कि इंसानियत के कारण के लिए उनको कम से कम गोली तो नहीं मारना चाहिए था, वो भी तो इंसान थे। अरे इंसान नहीं थे ना वो, क्योंकि इंसान होने की भी कुछ विशेष शर्तें हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो गोली खाने लायक थे, मार दी। और अगर आप देश के अंदर रहते हुए आप एक सामान्य नागरिक हो और किसी को गोली मार दो, क्या होगा?
हमारे फौजी भाई ने अगर गोली मार दी ना तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर वो गोली नहीं मारता वो अंदर घुस जाता तो फिर तुम्हें मारता। ठीक है, फिर भी तुम रोना गाना मचाते। जब मार दिया तब भी तुम रोना गाना मचा रहे हो, बड़ी समस्या है। ठीक है, खैर उसको जान दो। तो मैं बता रहा हूं, तो उस सैनिक के लिए अगर नीति शास्त्र मूल्यांकन करके देगा तो क्या बोलेगा नीति शास्त्र? नीति शास्त्र बोलेगा कि ये इसका नैतिक कर्तव्य है, वो है नैतिक कर्तव्य। हमारे देश के सैनिकों का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें, और वो ही तो है जो देश की रक्षा कर रहे हैं वर्तमान समय में। ये तो हम तो आपस में इधर लड़ रहे हैं ना, अंदर ही अंदर। कोई तो हो जो कम से कम दुश्मन से लड़े। हमने तो आपस में ही दुश्मनी करके रखी है। ठीक है, हमने तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे कम से कम वो हमारी रक्षा तो कर पा रहे हैं, नहीं तो हट जाए एक दिन से ना। फिर बताओ, फिर जितने तुम मरे जाते हो ना इंसानियत के लिए, वो 2 मिनट बता देंगे इंसानियत है, खूना खच्चर हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोग शामिल हो जाएंगे उसमें, क्योंकि देखेंगे पावर उस तरफ है, हाँ उधर ही तरफ से पत्थर मारने लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है माइंडसेट। ठीक है, जबकि अंदर रहने वाला अगर किसी दूसरे सामान्य नागरिक को गोली मार दे तो वो अनैतिक। ये कौन कह रहा है? नीति शास्त्र बता रहा है। किस आधार पर कह रहा है? क्योंकि कुछ सामान्य से नियम, कुछ सिद्धांत हैं। तो पहला काम क्या करता है नीति शास्त्र? नीति शास्त्र पहला काम क्या करता है? आपके कार्यों का मूल्यांकन करता है। कृत्य, कार्य, कर्म, कर्म नहीं बोलेंगे, कृत्य कार्य बोल लो। कृत्य कार्य मतलब एक्ट। आपके जो भी एक्ट रहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसका मूल्यांकन करता है। कौन करता है? तो नीति शास्त्र करता है। क्लियर हो रहा है? और मूल्यांकन करने के बाद क्या निर्णय में दे सुनाता है कि ये काम उचित है और ये काम अनुचित है। क्लियर? ये फैसला सुना देगा, या ये फैसला स्पष्ट कर देगा कि भाई फलाना काम उचित है और फलाना काम अनुचित है। ठीक है, कोई भी एक्ट हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कंडक्ट हो, सारी चीजों को देख करके उसका विश्लेषण करके वो ये बताता है। कब बताता है? परिस्थिति अनुसार। क्लियर सी बात याद रखें, क्योंकि सारा विषय ही परिस्थिति अनुसार है। तो आपको पहला काम क्लियर हुआ कि नीति शास्त्र पहला काम क्या करता है? कार्यों, एक्ट मतलब कार्य हो, कृत्य हो, एक्ट हो, कंडक्ट हो, जो भी आप बोलना चाहो, उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है नीति शास्त्र? तो दूसरा काम क्या करेगा नीति शास्त्र? आप बोल रहे हो हम नैतिक हैं, और नैतिकता का मतलब होता है उचित तरीके से आचरण करना, चाहे वो एक मनुष्य कर रहा हो, चाहे पूरी दुनिया कर रही हो। नीति शास्त्र अगर आपको देख रहा है और दुनिया को देख रहा है, तो वो काम उचित काम के आधार पर पूरी दुनिया को भी क्या बोलेगा कि ये पूरी दुनिया बिल्कुल नैतिक है। और अगर गलत काम हो रहा है तो क्या बोलेगा? कि दुनिया अनैतिक है। तो नीति शास्त्र क्या करता है? पूरे संसार में, मानव समाज में आदर्श मूलक तैयार करता है। ठीक है, आदर्श मूलक मतलब नीति शास्त्र कुछ ऐसे मूल्य देखता है किसी विशेष व्यक्ति के अंदर, देखा जाए तो, कि हाँ ये बहुत सही काम है, इन चीजों को करने से संसार, मनुष्य, समाज प्रगतिशील हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, प्रगतिशील हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, और अच्छे आचरण कर रहा है। तो क्या बोलेगा नीति शास्त्र? नीति शास्त्र बोलेगा कि ये देश, ये व्यक्ति, ये समाज एक आदर्श मूलक समाज है। तो दूसरा काम क्या हो गया नीति शास्त्र का? नीति शास्त्र आदर्श मूलक बनाता है। नीति शास्त्र का दूसरा काम है आदर्श मूलक बनाना। क्लियर? आदर्श मूलक बनाना।
अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए नीचे लिखा आ रहा होगा, उसको पढ़ लेना, तुम्हें मिल जाएगा आदर्श मूलक का मतलब। ध्यान दो, इसके बाद नीति शास्त्र ऐसा और क्या काम करता है। अब इससे मनुष्य कैसे जुड़ेगा मैं भी सब क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। या मनुष्य ही क्यों जुड़ेगा भाई, जानवरों में तो वो आदर्श मूलक नहीं बनाएगा ना कि देखो देखो शेर समाज के लोगों, देखो देखो कुत्ता समाज के लोगों। और ना हमने कुत्ता के समूह को समाज कहा, ना हमने शेर के समूह को समाज कहा, ना हमने कॉकरोच के समूह को समाज कहा, नहीं कहा ना, क्लियर सी बात है। तो मानव से तो स्वाभाविक जुड़ेगा वो, लेकिन विशेष भाई प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि विज्ञान है नीति शास्त्र, तो सिद्ध करके दो, सिद्ध करते हैं भैया, ध्यान दो। तो दो काम क्लियर हो गए। पहला काम तो क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। काय का मूल्यांकन कर रहा है, आपके आचरण का, आपके काम का, आपके कार्य या कृत्य का, ठीक है। दूसरा, आदर्श मूलक बना रहा है समाज को, ठीक है। समाज के लिए कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसे विशेष सिद्धांत बना के दे रहा है, ठीक है, जो नैतिकता के आधार पर सही पाए जाएं, जो नैतिकता के आधार पर सही पाए गए हैं, विशिष्ट आचरण के पाए गए हैं, विशेष पाए गए हैं, स्पेशल स्पेशल पाए गए हैं। क्लियर हो रहा है। तीसरा काम क्या करेगा नीति शास्त्र, तीसरा काम क्या करता है नीति शास्त्र, दुविधा का अंत करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किन परिस्थिति में क्या सही है, किन परिस्थिति में क्या गलत है, इस बात का निर्धारण कैसे हो, कौन करे, किन परिस्थितियों में हो, यह नीति शास्त्र आपको सिखाता है। चौथी बात जो नीति शास्त्र करता है, या चौथा काम जो नीति शास्त्र करता है, वो करता है संपोषणीय आनंद बढ़ाने का। संपोषणीय आनंद बढ़ाने का काम नीति शास्त्र करता है। ये मैं समझा चुका हूं, पिछली क्लास में जाओ आप देख पाओगे संपोषणीय आनंद क्या होता है, हर स्तर पे आप कैसे आनंदित रह पाते हो। संपोषणीय आनंद बढ़ाने का जो काम है वो नीति शास्त्र करता है। क्लियर हो रहा है। पांचवा जो काम करता है, मैंने बोला है संपोषणीय आनंद का विज्ञान, नीति शास्त्र क्या है, तो संपोषणीय आनंद का विज्ञान है। पांचवा काम जो नीति शास्त्र करता है वो सर्वांगीण विकास का काम करता है। ये सारे शब्द आपको अंग्रेजी मीडियम वालों को नीचे दिख रहे होंगे, लिख लेना। सर्वांगीण विकास का काम करता है, बौद्धिक कल्याण का काम करता है। सर्वांगीण विकास हर स्तर पे आपका विकास हो, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, न्याय के स्तर पर, हर स्तर पे आप विकसित हो सकें। ऐसा नहीं कि एक मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हो नहीं हो, बोलो हो कि नहीं हो तुम अभी चेक कर लो, सिद्ध करके ये भी दे सकता हूं मैं आपको। रील एल्गोरिदम इनने गुलाम करके रखा है, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखो और समझो, ये कौन करेगा, ये नीति शास्त्र करता है। क्लियर हुआ, बात समझ आई। तो क्या करता है नीति शास्त्र, ये पांच ऐसे काम कर रहा है नीति शास्त्र जो मानव से इसको जोड़ रहा है, या मानव उससे जुड़ना चाह रहा है। अब मानव कहता है कि भाई ये तो बड़े अच्छे काम कर रहा है, कि ये मूल्यांकन करके दे रहा है, ठीक है, मूल्यांकन करके दे रहा है, आदर्श मूलक बना के दे रहा है, ठीक है, हमारे हीरो डिसाइड कैसे होंगे ये बता रहा है हमें, हमारा हीरो समाज, अच्छा समाज किस तरीके का होगा उस नीति शास्त्र बता रहा है, संपोषणीय आनंद प्रदान कर रहा है, बौद्धिक कल्याण और सर्वांगीण विकास जो है वो नीति शास्त्र करके दे रहा है, और दुविधा का अंत कर दे रहा है। तो आप बड़े खुश हो गए, चलो 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 नीति शास्त्र के पास चलते हैं, वो सब कुछ बता रहा है। अब आते हैं आगे, ठीक है, चलो चलो नीति शास्त्र के पास चलते हैं। वो ऐसा काम कर रहा है जो एक समाज को बेहतर स्वरूप देने में मदद करेगा। वो मनुष्य के लिए कुछ ऐसे काम कर रहा है जो इस समाज को व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छा बना सकता है। मैंने पिछली क्लासों में बोला भी है कि समाज के अंदर 100% समाज के अंदर एथिक्स डाल दो आप, जितनी भी समस्याएं चल रही ना, इन समस्याओं में से 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार हो,
पेपर लीक हो, गैर जिम्मेदाराना तरीका हो, सरकार को गाली देना हो, प्रधानमंत्री को गाली देना हो, ठीक है, या गाली को अच्छा बना लेना हो, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उच्च कोटि का समाज बनेगा। और समस्या है, डाले कौन, ये समस्या है। अब डालते नहीं बन रहा तो थोप दो शिक्षा व्यवस्था। अरे हम कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था तो है ही नहीं, आप पढ़ाई व्यवस्था सुधारने में मेहनत कर रहे हो। शिक्षा अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, दोनों में अंतर है। ठीक, अब जब आपको ये 1 2 3 4 5 काम स्पष्ट हो गए, अभी स्पष्ट नहीं हुए लेकिन मास्टर, अब तुम बोलोगे कह रहे मास्टर स्पष्ट तो हुए नहीं, सिर्फ नाम नाम बता दिए, तो जारिया है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको एक एक काम स्पष्ट करूं भैया, तब आप समझ पाओगे। इन कामों की स्पष्टता के बाद आप समझ पाओगे कि ही मानव को ही इनकी जरूरत क्यों पड़ी। शेर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, काकरोच, चीता, इनको इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी। ठीक है, तो जब काम की स्पष्टता समझ जाएगी तब तो आपकी बुनियादी समझ मजबूत हो जाएगी। और जब बुनियादी समझ मजबूत हो जाएगी, बेसिक, ठीक है, जब बुनियादी समझ आपकी मजबूत हो जाएगी तो इन कामों से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके जीएस पेपर 4 में आ जाता है तो आप इन कामों की बुनियादी समझ के आधार पर उस प्रश्न को हल कर पाओगे। और फिर ये नहीं चिल्लाओगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस या एब्स्ट्रैक्ट आ गया था। क्लियर? देखो आगे बढ़ते। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एथिक्स जो है वो मूल्यांकन, ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं एथिक्स जो है वो मूल्यांकन का विज्ञान है, क्योंकि मूल्यांकन का कार्य कर रहा है तो मूल्यांकन का विज्ञान है। और क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि एथिक्स एक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखना है, समाज के हर दृष्टिकोण से देखेंगे हालांकि, लेकिन अपन विज्ञान के स्तर पर देख रहे हैं अभी, क्योंकि सिद्ध करके देना है ना, तो मूल्यांकन का विज्ञान है। तो इस चीज को हमें साबित करके दें भैया, कैसे है, ध्यान दो। तो मूल्यांकन में क्या करके देगा एथिक्स? मूल्यांकन करेगा, वो क्या बताएगा, मूल्यांकन का जो निष्कर्ष देगा वो एथिक्स किन रूप में देगा? वो बोलेगा आप अच्छा, ये काम अच्छा है, ये काम उचित है, ये काम एथिकल है। क्लियर है ना? यही बोलेगा ना वो, या बोल देगा नीतिगत है। मूल्यांकन करने के बाद आपको वो क्या देगा? एक मूलक दे देगा। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद वो आपको इन कुछ चीजों से या इन कुछ नामों से प्रस्तुत करके देगा। अगर आप अच्छा काम करोगे, किसी का सहयोग करोगे, ईमानदार रहोगे, तो एथिक्स क्या बोलेगा? ये नैतिक व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये ईमानदार व्यक्ति है, ये सहयोगी व्यक्ति है। ये सब हमारे क्या है? मूल्यांकन के, बोलो क्या है? नॉर्म्स। मूल्यांकन के नॉर्म्स यानी कि प्रतिमान है। मतलब एक नाम के रूप में देखो तो, एक नाम के रूप में आप देखो, ईमानदारी दिखती थोड़ी है, दिख रही क्या? बोलो, दिख रही क्या? करप्शन दिखता नहीं है, करप्शन से मिलने वाली राशि दिखती है। ठीक है, समझ आ रहा ना? तो कुल मिलाकर एथिक्स कर क्या रहा है? मूल्यांकन करके आपको कुछ चीज ऐसी स्थापित करके बता रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये उचित है, ये एथिकल है, नीतिगत है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप क्या 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 कहलाओगे? आप अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। ठीक है, और आप एक, ठीक है, आप एक पूरे समाज के लिए आदर्श व्यक्ति बन जाओगे कि अगर किसी को अच्छा काम करना है तो भैया को देखो, उनके जैसा बनो। आप कैसा बन रहे हो? उस आदर्श व्यक्ति के जैसा बन रहे हो। उस आदर्श व्यक्ति ने वो आदर्श व्यक्ति बनने के लिए क्या किया होगा? कुछ ऐसे काम किए होंगे, ठीक है, जो नीति शास्त्र के मूल्यांकन के बाद
सही पाए गए। अगर मान लो गलत पाए जाते तो क्या कहता, ये बुरा है, ये अनुचित है, ये अनएथिकल है, ये अनीतिगत है। तो ये कर क्या रहा है, ऐसे मानक सेट कर दे रहा है, ऐसे मानक यानी नॉर्म्स सेट कर दे रहा है। ठीक है, जो अगली पीढ़ी के लिए क्या हो जाए, या समाज के कुछ अन्य लोगों के लिए क्या हो जाए, आदर्श हो जाए। क्या हो जाए, आदर्श हो जाए, और समाज के लोग और समाज और अगली पीढ़ी उसको फॉलो करे। वो बात अलग है कि आजकल समाज के लोग, बच्चे, बूढ़े सब नशे को फॉलो कर ले रहे हैं, गलत चीजों को फॉलो कर ले रहे हैं, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि ये नीतिगत है। मैंने बोला ना, परिस्थिति अनुसार। अगर आप एक नशेड़ी समाज में ही हो, टोटल नशेड़ी समाज है, तो उनके जो आदर्श हैं या आदर्श के जो मानक हैं वो तो नशा ही है। तो उनको अगर आप बोलोगे कि नशा नहीं करना चाहिए, या उस नशेड़ी समाज में एक बिना नशा करने वाला चला जाए, ठीक है, एक गंजेड़ी समाज है, गांजा पी रहा है, और उसमें एक साफ सुथरा व्यक्ति चला जाए, चाय पीने वाला चला जाए, तो वो गंजेड़ी समाज उस चाय पीने वाले को किस नजरिए से देखेगा, क्या बोलेगा, अरे जे भैया खराब आदमी है। ठीक है, बात स्पष्ट है ना। जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम मनुष्य का समूह हैं और मनुष्य का समूह प्रगतिशील है, आप गांजा पियोगे तो क्या आप प्रगति कर पाओगे? आधा टाइम नशा में रहोगे, आधा टाइम सो जाओगे, आधा टाइम समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम आप केस देखोगे ना देश के अंदर जिनमें हिंसाएं हुई हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का वायलेंस हुआ है, किसी भी प्रकार का, उसको करने वाला जो अपराधी होता है वो नशे में पाया जाता है मैक्सिमम केस में। कारण क्या है कि नशा खराब है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए नीति शास्त्र ने उसको क्या बोला है, ये अनुचित है, ये बुरा है, ये खराब है। ठीक है, ये मानक सेट कर दिया कि ये बुरा है। अब जो समाज प्रगतिशील और विकसित होना चाहेगा, जो सहयोगी प्रवृत्ति का समाज होगा, वो क्या चाहेगा, क्या बोलेगा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रगति में, ये विकास में पत्थर बनता है। आज ये बैरिकेड है, आजकल शब्द चलता है, तो ये बैरिकेड है समाज का जो रोक रहा है। क्लियर बात हुई? तो अब आप स्पष्ट हो रहे हो कि किस तरीके से मूल्यांकन करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले कुछ नॉर्म्स बना देगा, यानी मानक। क्या मानक बनाए? ईमानदारी, बनाया सत्य, बनाया सहयोग, ठीक यही नॉर्म्स बना दिए। देशभक्ति, राष्ट्रहित, ये सब नॉर्म्स बना दिए एथिक्स ने। अब जो भी इन चीजों को फॉलो करेगा या इनका पालन करेगा, उनको एथिक्स क्या बोलेगा? बोलो क्या बोलेगा? ये कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पहली चीज तो, और दूसरी चीज आप कैसे हो, एथिकल हो, आप नैतिक व्यक्ति हो। आप क्या हो? नैतिक व्यक्ति हो। क्लियर? और आप इनके खिलाफ जा रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, असत्य बोल रहे हो, असहयोग का भाव है, ठीक है, देश हित, देशभक्ति हो ही नहीं पा रही है, कह रहे बन नहीं, सब कुछ देश है, कुछ होता ही नहीं है, राष्ट्र कुछ होता ही नहीं है, सारा कुछ समाज है, सब कुछ समाज को सौंप दो। एकदम मार्क्स, कार्ल मार्क्स के विचारों पे आ गए हो। हालांकि कार्ल मार्क्स के विचार भी इतने कोई बहुत पूरे ही खराब नहीं थे, लेकिन वो जो हिंसा वाला पार्ट है वो तो खराब ही है ना, और एंड ऑफ द एंड उसमें हिंसा ही होनी है। ठीक है, सर्वहार वो बात अलग है, वो अपन अलग पे चर्चा है, अभी इसी में नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी में चर्चा है वो। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो अगर ये सब चीजें आप करोगे तो एथिक्स आपको क्या बोलेगा? आप बुरे हो भैया, आप खराब हो,
आप समाज के लिए क्या हो? उद्दंडकारी हो, आप उद्दंड करोगे, खतरा हो समाज के लिए, ठीक है, खतरा हो समाज के लिए आप, है ना? क्लियर सी बात है, बात क्लियर हो रही है? किस आधार पे किया? इन मानकों के आधार पर, इन नॉर्म्स के आधार पर एथिक्स क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। कौन का करेगा? तो भाई देखो, शेर का मूल्यांकन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, शेर समाज तो बोल नहीं रहा ना, मनुष्य ही तो विवेकशील है, मनुष्य ही तो विकास पसंद कर रहा है, मनुष्य ही तो प्रगतिशील है, तो मनुष्य को ही बताना पड़ेगा ना ये क्या सही है और क्या गलत है। तो कुल मिला के अगर परिभाषा, परिभाषा तो नहीं दे रहा, कर स्पष्ट रूप से बताऊं तो कुल मिला के अगर मैं स्पष्ट रूप से बताऊं तो क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्पष्ट करने के लिए नीति शास्त्र जो है वो मूल्यांकन करता है और आपको बताता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाना नहीं चाहिए। क्लियर? वो स्पष्ट बताता है कि ये किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता है। सकता है इसलिए उपयोग करता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नीति शास्त्र पूरा परिस्थिति अनुसार है, इसीलिए वो सकता है शब्द का उपयोग कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? बोलो, तो स्पष्ट हो गया पहला हमारा काम नीति शास्त्र का। अभी अभी कर रहे हैं और नहीं हूं, ठीक है, अभी और कर रहे हैं, अभी और कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में ये चीज क्लियर हुई, ध्यान दो, ये स्पष्ट हो गया। तो अब मनुष्य में कुछ ना कुछ ऐसे काम हैं, उन काम को नीति शास्त्र ने क्या बोला? ये आचरण है, हमारा व्यवहार, हमारा व्यवहार जो है उस व्यवहार के आधार पर ही अच्छा उचित एथिकल बुरा फलाना ढिकाना ये और वो सब हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि नीति शास्त्र जो है वो वो आचरण का या व्यवहार का मूल्यांकन करता है। क्लियर हो गया? अब मूल्यांकन कैसे करेगा? तो मानकों के द्वारा करता है। बात स्पष्ट हो गई? मानक कैसे बनेंगे? हमारे व्यवहार के आधार पर बनेंगे। क्लियर हो गया? व्यवहार के आधार पर बनेंगे। व्यवहार कैसा बनेगा? अच्छा या बुरा? वो किस आधार पर बनेगा? तो वो मूल्यों के आधार पर बनेगा। बोलो, मूल्यों के, ईमानदार, ये हमारा शब्द है ईमानदार, ये मूल्य है या मूल्य का मानक है परिभाषित करने के लिए, मूल्य है। सत्य मूल्य है, सहयोग मूल्य है, ठीक है, असहयोग, असत्य, भ्रष्टाचार ये भी मूल्य है। तो इन मूल्यों के आधार पर ही हमारा आचरण होगा। अगर हमारा मूल्य है कि हमें भ्रष्ट रहना है, चाहे कुछ हो जाए, तो हम भ्रष्ट रहेंगे। कोई मरता मर जाए, बोले नहीं पैसे तो लगेंगे रे भैया, ठीक है, जैसे पेपर लीक, कितना ही कुछ हो गया, पेपर तो लीक हो गया, कितना ही कुछ कर लो पेपर तो लीक होगा। क्यों? क्योंकि समाज पूरा का पूरा ही करप्ट है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बिल्कुल एकदम ईमानदार हो? नहीं हो। तुम्हें क्या लग रहा है जो सीजेपी पार्टी आई वो शुद्ध ईमानदार है? नहीं है। एक बोली लगाओ, बिक जाएगी, लगाओ बोली, लगेगी अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो विवेकशील बुद्धि वाला प्राणी है ना, वो कौन है? इसमें ईमानदारी है, जो अच्छा या बुरा आचरण कर सकता है, ठीक है, जानते हुए भी विवेकशील है, वो कौन है? क्या शेर है, क्या कुत्ता है, सुअर, काकरोच, बोलो, चीता, भेड़, वो तो एक ही है ना, इंसान। इसीलिए एथिक्स कौन का मूल्यांकन करेगा? इंसान का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कौन से जुड़ेगा? तो फिर वो मानव से। क्लियर हो गया? कौन से? तो मानव से जुड़ेगा, लेकिन अभी भी 100% सिद्ध नहीं हुआ।
लेकिन अभी भी 100% सिद्ध नहीं हुआ ना कि वो मानव से ही जुड़ेगा। वो अभी और चेक करेगा, वो कुछ ऐसी शर्तें रखेगा, कुछ ऐसे नियम बनाएगा, कुछ ऐसे सिद्धांत बताएगा। अब जो इन नियमों, उन शर्तों और सिद्धांतों को पालन करेगा या उनकी पूर्ति कर देगा, एथिक्स उसका मूल्यांकन कर देगा। अब बताओ वो क्या? ठीक है, वो ये तो अभी सिर्फ उसने मानक बता दिए, मानक सेट कर दिए कि भाई ये है और ये है, और हमने सामान्य रूप से समझ लिया। व्यवहार कौन कर सकता है, क्या होता है, ये तो तुम्हें इतना मैंने पिछली क्लासों में पता था, उसके आधार पर मैंने बताया और आप समझ गए। लेकिन जो हमारा यूनिट 1 है, वो यूनिट 1 तो मानव से संबंध बता रहा है, ये हमें स्पष्ट है। हम मानव से स्पष्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन वो क्या शर्तें हैं, ये तो हमारे को बहुत स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया एकदम, कि वो मानक बना रहा है, मानकों का मूल्यांकन कर रहा है ना, फिर उसके आधार पर बता दे रहा है, आचरण को देखता है, आचरण के आधार पर बता दे रहा है। और व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए, व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य ही है जो अच्छा बुरा, उचित अनुचित, फलाना ढिकाना, दुनियादारी सब कुछ कर सकता है। जानवर के पास इतना विवेक नहीं है, जानवर को तो सीधा है, जहां खतरा लगे मारो, खतरा लगे मारो। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य को खतरा लगता है तो हो सकता है वो उसको बेहोश कर दें, बेहोश भी कर सकता है। मान लो कोई जानवर आया मनुष्य को मारने, और अगर वो एथिकल है, प्रकृति के प्रति सचेत है, तो वो क्या करेगा? उसको जान से नहीं मारेगा, उसको गोली नहीं मारेगा, वो डॉट दे देगा। डॉट दे देगा तो उससे क्या होगा? वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन जानवर के पास जाए, बेहोश बेहोश करने वाला काम नहीं हो, तो सीधा खा जाएगा ना, उसको डर लगेगा। तो सीधी सी बात है, क्लियर बात है ना। तो फिर क्या करें? 100% कैसे लाएं इसमें? 100% तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। जब सिद्ध कर पाएंगे तब तो सिद्धांत बनेगा कि हाँ अब ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कैसे सिद्ध करें? तो नीति शास्त्र कुछ ऐसे नियम बनाएगा और कुछ ऐसी शर्तें रखेगा, और वो चेक करेगा फिर से कि इन शर्तों को कौन पूरा कर रहा है। तो ध्यान से सुनना भाई, अब बहुत ध्यान। तो पहली शर्त जो नीति शास्त्र रखेगा, वो, अब मैंने कार्य तो समझा दिए कि अच्छा बुरा, फलाना ढिकाना, दुनियादारी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, ये सब तो क्लियर हो गया। अब समझो, पहली शर्त जो नीति शास्त्र रखेगा कि उस हम उस प्राणी का, पहली शर्त जो नीति शास्त्र रखेगा और बोलेगा कि हम सिर्फ उस प्राणी का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, जिसने जिसने किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उत्तरदायित्व लिया हो। हम सिर्फ उस प्राणी, अभी मैं प्राणी बोला हूं, मानव नहीं बोला, सिर्फ उस प्राणी का मूल्यांकन करेंगे जिसने उत्तरदायित्व लिया हो किसी भी काम को करने का, या कोई भी काम हुआ है, ठीक है, उसके लिए किसी भी प्राणी को, किसी ना किसी प्राणी को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। मैं भाई, मेरी राइटिंग समझ नहीं आई, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना भाई, क्योंकि मेरी राइटिंग तो कजन कहाँ की भाषा है मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, मैं कजन कौन सी लिपि लिखता हूँ ये भी नहीं समझ पाता हूँ, है ना, तो सिर्फ बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दो। तो क्या बोला मैंने? नीति शास्त्र ने बोला पहली शर्त में कि मैं सिर्फ उस प्राणी का ही मूल्यांकन करूंगा जो कोई भी काम किया गया हो उसका उत्तरदायी हो, या उत्तरदायी तो लेता हो, या किसी भी काम को के हो जाने के बाद हम किसी भी प्राणी, किसी एक को उत्तरदायी बना सकते हैं। मतलब बात उत्तरदायित्व की आ गई है। अकाउंटेबिलिटी आजकल बहुत चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल आ गया है यहां पर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल आ गया है। अब ये समझ तो आया नहीं भैया, कजन का बोल दिया उत्तरदायी और उत्तरदायित्व और उत्तरदायी बनाओ और बन गया और फलाना ना ढिकाना, बहुत टेंशन हो गई यार।
अब क्या करें, शाम हो रही, दारू पी लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक, ठीक है। लेकिन जेएनजी तो दारू को अवॉइड कर रहा है, गांजा पीता है आजकल। तो ज्वाइंट पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट पी जाओ, ठीक है, फिर नशे में हो जाओ, पड़े रहो। और हो गई नीति शास्त्री नीति शास्त्र। देखो तो क्या करें फिर, ध्यान दो। मैंने बोला कि कोई भी काम हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि कोई भी काम हुआ है उसके लिए हम किसी ना किसी को उत्तरदायी बनाना अनिवार्य है। जब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा या जब तक उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं होगा, तब तक उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। अब मैंने बोल दिया भाई कि बाल बाल काटना है, ठीक है, तुमने बोला कि बाल तो कैंची से काटते हैं, ट्रिमर से। आजकल आजकल नाई जो है वो हाईटेक हो गए हैं, ठीक है, बुरा मत मानना भाई, नहीं पता लगे तुमको नाई बोल दिया, ठीक है, तो बुरा मत मानना। ठीक है, बाकी मान जाओ तो मैं क्या कर लूंगा यार, मैं विचारधारा के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना तुम्हारी, तुम्हारी अपनी अपनी विचारधारा, भैया नाई बोल रहे हैं यार, तो हमें भिखारी बोल लो यार, हमें क्या दिक्कत है, हाँ, हमें कोई समस्या नहीं है। जो बोलना तुम्हें तुम्हें मुंह में जो आ रहा हो वो बोल देना, बस कोई समस्या नहीं है, बस। और बोलो, क्लियर हुआ, तो गाली दे देना, मैं भी चार दे लूंगा, और कुछ। बात ठीक है, तुम दो ले लेना, मैं चार दे लूंगा, भाई तुम भी दे रहे हो मैं भी दे रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगना चाहिए। क्लियर बात है ना, तो समझो, जैसे मान लो नाई है, अच्छा अंग्रेजी में बोलूं तो बुरा नहीं लगेगा, एक बात और है, नाई बोलूंगा तो बुरा लगेगा, मैं बता रहा हूं, कई लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन अंग्रेजी में बोलूंगा ना तो बुरा नहीं लगेगा, बार बार। चलो और मॉडर्न कर देते हैं, हेयर ड्रेसर। मान लो कोई हेयर ड्रेसर है, अब ठीक है, तो मान लो मेरे को बाल कटाने हैं, तो मैंने बोला भाई बाल कटवाना है, तो बाल कट रहे कैसे, कैंची से या ट्रिमर से, ठीक है, नहीं उस तरह से। अब मेरे को बाल कटाना है, मैं गया दुकान पर, एक्चुअल में काय पे गया, पार्लर पर, ठीक है, पार्लर पर, और मैंने बोला ये खोपड़ी है मेरी, हे कैंची मेरे बाल काट दे, तो वो काट देगी क्या, नहीं, उस कैंची को चलाने के लिए कोई ना कोई तो क्या करेगा, उसको उठाएगा और फिर खच 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 खच, या गर 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 गर, और नहीं तो खस 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 जैसे करके मामला कर देगा सही। अब लेकिन समस्या क्या है, मान लो मेरे बाल अगड़म बिगड़म कट गए, ने एक साइड पूरा ऐसा गंजा कर दिया और इस साइड उन्होंने का बाल, और नहीं तो बीच में से एक फेर दिया उन्होंने सीधा सीधा, मूछ ना ऐसी आधी उड़ा दी, ये पूरी साइड की दाढ़ी रख दी, ये साइड का क्लीन कर दिया। अब ये उपद्रव हो गया, तो अब मैं कैंची को पकड़ के थोड़ी बोलूंगा हे कैंची, तूने तो मेरा गलत बाल काट दिए, या मैं उस तरह से थोड़ी बोलूंगा तू कैसे गलत चल गया। मैं किसकी कॉलर पकड़ूंगा, बोलू, मैं किसकी कॉलर पकड़ूंगा, जिसकी दुकान पर मैं गया, ये जो प्रधान ने इस्तीफा दिया वो क्यों कॉलर पकड़, वो भी स्पष्ट हो जाएगा, इस चीज को देख लेना ना, कि उससे ही क्यों मांगा उत्तरदायित्व, ठीक है। हालांकि वो कितना एथिकल है कितना नहीं है वो अपन कहीं विस्तृत चर्चा में चर्चा करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी इधर देखो, तो मैं कौन की कॉलर पकड़ू, अरे भैया मैं कॉलर में मुंह दिखा नहीं पा रहा हूं ढंग से, इधर से बीच में से बिल्कुल ये सब फेरा हुआ था, चिकना चढ़ हो रही है, इधर दोनों तरफ बाल हो रहे हैं, ये तरफ का बिल्कुल नशा करके काट रहा होता, कैंची नशा कर लिया था क्या हुआ था, ठीक है, गांजे की बाजू में रखी थी क्या, ड्रग्स कोकीन अफीम के बाजू में रखी थी क्या, इस तरफ का पूरा चिकना हो गया, इस तरफ की दाढ़ी मूछ हो रही, गड़बड़ मामला है ये तो, अरे बाबा, तो कौन की कॉलर पकड़ूंगा भाई, ये तो समस्या हो गई। तो मैं तो सीधी सी बात है ना, हेयर ड्रेसर को पकड़ के धो दूंगा भाई के भाई, ये क्या कर दिया तूने, और फलाना और ढिकाना, मैं तेरी दुकान पे आया, ये तो मेरी दुकान, मेरे नाम पे है, मेरी थोड़ी है, तो सीमेंट और गारे की दुकान है, ईटा पत्थर लगे इसमें, तो मेरी कहीं की दुकान, तो तुम्हारे बाल तो कैचिन काटे ना ही बोलेगा, अरे ऐसा लपाड़ा मारूंगा ना 3 बार मंडी घूम जाएगी, ऐसा कुछ बोल बाल के, क्रोध है, पर भी मैंने गाली नहीं दी, याद रखना है ना, ठीक है, गुस्सा था लेकिन गाली नहीं दी। ठीक है, खैर,
अपशब्द नहीं कहे। तो भैया मैंने क्रोध कर लिया, कॉलर पकड़ ली, सब कुछ हो गया, झूमा झटकी भी हो गई। अब मैंने ये कैसे डिसाइड कर लिया, मैंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि बाल तो मेरे उस तरह कैंची या ट्रिमर से कटे हैं, और मैं बोल रहा हूं तूने मेरे बाल गलत काट दिए, वो कौन से बोल रहा हूं, हेयर ड्रेसर से। तो कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ किया, और कुछ ना कुछ करने के बाद, ठीक है, मेरे बाल जो खराब अगड़म बगड़म कट गए थे, वो उसके लिए मैंने हेयर ड्रेसर को जिम्मेदार ठहरा दिया, हेयर ड्रेसर को अकाउंटेबल ठहरा दिया, हेयर ड्रेसर को उत्तरदायी ठहरा दिया। और जब इनको इसको उत्तरदायी ठहरा दिया, उधर कैंची बैठी पड़ी पड़ी, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, हटा अपना क्या रे मामा, तू ही देख तेरा, ठीक है, उधर सब मामला ठीक ठाक चल रहा, और इधर तो मैंने गिर्रे तोड़ दिए हेयर ड्रेसर के। अब क्या करूं, मंजा सुता पड़ा है हेयर ड्रेसर का। हेयर ड्रेसर क्लियर बोल, सही बोल रहा ना भाई, मेरे को अंग्रेजी इतनी आती नहीं, ठीक है, तो तुम देख लेना, बार बार या हेयर हेयर ड्रेसर, बिल्लू बार बन्नी ना हो गया, बार बार पे भी वो शब्द पे बहुत वो हो गया था, तो मालूम है? ठीक है, तो मैं लोगों की भावनाओं से नहीं खेल रहा। अगर मेरे को ये स्किल आ रही होती तो मैं दुकान जरूर खोलता एक, सही बता रहा हूं। ये सब बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं जो उसमें उलझे हुए हैं, बहुत छोटी मानसिकता के, तो अभी भी इसमें उलझे हैं, इससे बहुत ऊपर है भाई, विचार बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कोई विचारधारा का पालन नहीं करते, इसलिए स्पष्ट है। आप किसी विचारधारा को फॉलो करने लगोगे, दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। सिर्फ एक विचार है, राष्ट्रहित, देश प्रेम, तो बहुत स्पष्ट मामला चलेगा। विचार जहां पे इससे नीचे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट होने लगा तो मामला गड़बड़ होता है। खैर उसको छोड़ो, इसको देखो। तो बाल कटाने हैं, कटा लिए, अगड़म बिगड़म कट गए, कैंची ने काटे, ट्रिमर ने काटे, उस्तरा ने बाल काटे, लेकिन जिम्मेदार कौन ठहरा गया, ये हेयर ड्रेसर, ये दुकान का आदमी, ठीक है। तो बाल काटना क्या, बाल कटाने जाना वो काम था, इस काम के को करने वाला ये किसके हाथ से हुआ, उनने कहा ये शब्द को बहुत ध्यान सुना, किसके हाथ से होगा, कौन इसके पीछे था, कौन इसको चला रहा था, ये हमने उठा के हेयर ड्रेसर को क्या कर दिया, उत्तरदायी ठहरा दिया। और ठहराने के बाद बोला कि करो मूल्यांकन, लेकिन एथिक्स बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको मामा, रुको रे दादा हो, समझो बात को। हमने बोला कि कोई भी काम जब स्वैच्छिक हो, इच्छा से हो, ध्यान से सुनना, स्वैच्छिक हो, इच्छा से हो, तभी हम उसका उत्तरदायी किसी को ठहरा सकते हैं। हमने बोला कि कोई काम जब स्वैच्छिक हो तभी हम उसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो अब काम स्वैच्छिक होगा तो बुद्धि लगाना बहुत अनिवार्य है, बुद्धि लगाना अनिवार्य है। देखो हमने बोला कि काम जो है वो स्वैच्छिक होगा, कोई भी काम जब स्वैच्छिक होगा तभी हम उत्तरदायी उसके लिए किसी को ठहरा सकते हैं। ये बात हमारी कैंची बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो आके एकदम खड़े हो गए, भैया मैं तो कैंची, मैं अपनी इच्छा से तो, बोलो, बाल काटने नहीं आई थी कि तुमने बोला हे कैंची बाल काट दो और मैं चलना चालू हो गई। मेरे को तो इस हेयर ड्रेसर ने ही उठाया ना हाथ में, और जब उठाया उसके बाद, उठाने के बाद तुम्हारे खोपड़े के ऊपर खच 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 चालू किया, वो पता नहीं इसको क्या नशा चढ़ गया, क्या हो गया, इन्हें इधर के उड़ा दिए, इधर के उड़ा दिए, इधर के रख दिए ना, इधर के पूरे साफ कर दिए, इस तरफ की पूरी दाढ़ी साफ कर दी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो
कुछ ना कुछ तो हुआ। तो वो इच्छा कौन की थी काम करने की? ये काटे कौन ने? मेरे को पकड़ के चला कौन रहा था? तो आपने बोला भैया हेयर ड्रेसर। और जब हेयर ड्रेसर का नाम लिया तो हमने बोला ये जो स्वैच्छिक काम है इच्छा से, वो इस हेयर ड्रेसर ने किया है, बाल काटने वाले ने किया है। मैं कैंची तो मासूम, निर्जीव एक वस्तु हूं, मेरे को तो पता ही नहीं इसे क्या करना। जैसा जे चलाए वैसा मैं चल लेता हूं, ये चल देती हूं। भाई जब हम बाल कटाने गए हमने उसको बोला, ड्रेसर को, हेयर डिजाइनर को, कि क्या आप मेरे बाल काटोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं काटूंगा। ये किसने बोला? हेयर डिजाइनर ने या हेयर ड्रेसर ने। कि ठीक भाई हम काट देंगे। एक तो हेयर बोलने में ना सुपारी फंस जाती है मुंह में, ठीक है। इसलिए और अंग्रेजी पसंद नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो हेयर ड्रेसर ने बोला कि भाई मैं काट दूंगा, ये उसने स्वेच्छा से बोला। मैं अपने बाल अपनी स्वेच्छा से कटा रहा हूं, ठीक बात है। ये कैंची का क्या कसूर जिसको हमने मुर्जिम मुजलिम जिसको हमने अपराधी बना दिया? परेशान कर रहे हैं हम बहुत उसको। तो हमने किस पे ठीकरा तोड़ा? इस हेयर डिजाइनर पर। बात क्लियर हो रही है? इस हेयर डिजाइनर पर। और देखने के बाद फिर क्लियर हुआ, वहां से कैंची बैठे बैठे देख रही है, वो तो ड्राज में पड़ी थी, उसको तो कुछ नहीं पता था। हम जब बैठे कुर्सी पे, उनने कैंची निकाली, ध्यान से सुनो, निकाली, वो निकल के नहीं आई थी। बाल काटने वाला कोई रोबोट नहीं, इंसान था। ध्यान से सुनना, क्या था? इंसान। बाल कटाने वाला कौन था? इंसान। कोई कुत्ता बिल्ली सुअर कॉकरोच नहीं गया था। और बाल काटने वाला कोई कुत्ता बिल्ली सुअर कॉकरोच शेर चीता नहीं था, इंसान था। दो पांव पे चलने वाला जानवर था। बात क्लियर हो रही है? तो फिर किसको उत्तरदायी बनाओगे? शेर बिल्ली कैंची चूहा ट्रिमर इनको थोड़ी, इंसान को। क्योंकि स्वेच्छा कौन की थी? इस इंसान और इस इंसान की। तो आप बोल पाओगे कि दो जीवित वस्तुएं जो विवेकशील हैं, वो दो जीवित प्राणी जो विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, विकास पसंद है, प्रगतिशील हैं, दो पांव पे चल रहे हैं, कुछ नीति नियमों सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, मूल्य हैं जिनके, जिसको हम इंसान कहते हैं, वो दो में से कोई एक उत्तरदायी होएगा और कोई एक उत्तरदायित्व मांगने वाला। क्लियर सी बात है ना? तो जो काम स्वेच्छा से होगा उसके लिए कोई एक इंसान उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एथिक्स क्या करता है? मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन करता है? उत्तरदायित्व का। कौन उत्तरदायी होगा? इंसान। कब होगा? जब वो स्वेच्छा से काम करेगा, जब वो स्वेच्छा से काम करेगा। क्लियर? इसको समझ लोगे तो तुम्हें जो नीट प्रोटेस्ट में जो सब दुनियादारी पंचायत हुई ना, वो स्पष्ट हो जाएगा। किसकी स्वेच्छा थी कि पेपर लीक हो? अब दिमाग में प्रश्न उठा, ये स्वेच्छा क्या, या कोई काम या कोई आचरण या कोई कृत्य कब स्वैच्छिक माना जाएगा? ये सवाल है। जब स्वैच्छिक माना जाएगा तब उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और जब उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी तब उसका मूल्यांकन होगा, जो कौन करेगा? नीति शास्त्र। क्लियर हो रहा है? आगे ठीक है। अब दिमाग में प्रश्न क्या आया कि कोई काम कब स्वैच्छिक होगा, और जब स्वैच्छिक होगा तब उत्तरदायित्व तय होगा, और जब उत्तरदायित्व तय होगा, जब उत्तरदायित्व तय हो जाएगा उसके बाद मूल्यांकन होगा, और जब मूल्यांकन होगा तब तय होगा, सिद्ध होगा कि वो काम सही है या गलत है, वो आचरण सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है, अच्छा है या बुरा है। ठीक? बात क्लियर हो रही है? तो इसके आगे कल हम ये देखेंगे, इसके आगे कल हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि कोई काम स्वैच्छिक कैसे होता है।
या कैसे मान लिया जाता है, तब तक इतना पर्याप्त है। सीताराम।